हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास KG टू क्लास 12 आपका CBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स, और उसमें भी आज अपन डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला था जहां पे हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई रियली विश आप उस वीडियो को देख चुके हैं और पूरे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो ये वीडियो अपना लास्ट वीडियो होने वाला है डिटर्मिनेंट चैप्टर का, फिर आपका ये चैप्टर पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। ओके, जितनी भी आपने 5-6 प्रॉपर्टीज याद की थी डिटर्मिनेंट में, उनकी हेल्प से हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, तो क्या करना चाहिए मैम? ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो आप, वो भी उसी में आता है, प्रॉपर्टी में ही आता है। चलो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना, स्टार्टिंग में ना ऐसा लग नहीं रहा कि अपन इसमें कुछ कर सकते हैं। अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, बीटा बीटा स्क्वायर, गामा प्लस अल्फा, गामा गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हम कहीं से कुछ कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो हमें कुछ कंडीशंस को बनाना पड़ेगा। तो कंडीशन हम क्या बना रहे हैं? मैंने देख के इस क्वेश्चन को कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। कैसे कहा मैम आपने? क्योंकि अपन को ये चीज़ ना विजुअलाइज होने लगती है इतने क्वेश्चंस को करने के बाद। आप यहाँ पे कहेंगे कि कॉलम 3 में ना अगर हमने कॉलम 1 को ऐड किया ना मैम, तो ये क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। डिटर्मिनेंट्स में पता है आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चलता रहता है? आपको ये सोचना होता है कि कैसे भी करके 1 बने। 1 कैसे बनेगा? जब आप कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे? जब कॉमन होगा तभी तो कॉमन लोगे। तो कहानी क्या है? कॉमन हो, 1 बने, और 1 बन जाए तो 0 बना दो, और फिर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पे वही चीज मैंने सोचते हुए कहा कि कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड कर दो। ठीक है जी, कर देते हैं। देखो जरा क्या मिलेगा आपको। दिस इज अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बीटा, बीटा स्क्वायर, और ये क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैंने रीअरेंज कर दिया उसको। ठीक है, ये क्या है? गामा, गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। राइट, दिस इज योर डिटर्मिनेंट। अब आप क्या देख रहे हैं कि कॉलम 3 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। कॉलम 3 के हर एक एलिमेंट के पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। कॉमन ले लो कॉलम 3 में से। चलो जी, एंटायर कॉलम 3 में से हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या किया? कॉमन ले लिया। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे ऐसा लिखा अपन ने, दिस इज अल्फा बीटा गामा, दिस इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 1 1 एंड 1। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको लिखा। अब क्योंकि यहाँ पे 1 दिख रहे हैं, तो 1 दिखते हैं तो हम क्या बनाते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से 0 बना देंगे। चलो जी, 0 बनाते हैं। कैसे ऑपरेशन लगाएंगे? आप ऑपरेशन लगाएंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। चलो जी, इस ऑपरेशन को लगाएं तो क्या मिलेगा आपको? दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे हमने R1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, तो R1 तो हमारा एज इट इज है। चलो, बीटा माइनस अल्फा, दिस इज बीटा माइनस अल्फा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस 1 वी हैव 0। गामा माइनस अल्फा, तो ये गामा माइनस अल्फा होगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो इस तरीके से कुछ आ रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। अब इसको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और जरा लिखें क्या है अपने पास। सो वी हैव हियर क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है अपने पास? अपने पास यहाँ पे है अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, यहाँ क्या है? बीटा माइनस अल्फा। अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को मैं लगाऊंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या? बीटा माइनस अल्फा। ये क्या है? बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, फिर क्या है अपने पास? 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। इसको थोड़ा सा दूर लिखे, दिस इज 0। फिर अपने पास क्या है? गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ लिखा गामा माइनस अल्फा। यहाँ पे गामा माइनस अल्फा एंड दिस इज गामा प्लस अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो 0।
ठीक है, कर दिया ये काम। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रो 2 में से बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले सकते हैं एंड रो 3 में से गामा माइनस अल्फा को कॉमन ले सकते हैं। तो एंटायर रो 2 से हमने बीटा माइनस अल्फा बाहर ले लिया, सो दिस इज बीटा माइनस अल्फा। एंटायर रो 3 में से हमने गामा माइनस अल्फा को बाहर ले लिया और ये तो ऑलरेडी बाहर रखा था, राइट। तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचता है, अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1। हम डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, किसी एक रो में से कॉमन लेते हैं या किसी एक कॉलम में से कॉमन लेते हैं। एंटायर डिटर्मिनेंट से नहीं, कैसे लेते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज अपन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया था, दिस इज अ प्रॉपर्टी, और यहाँ से मैंने गामा माइनस अल्फा को कॉमन ले लिया था। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहाँ पे आता है बीटा माइनस अल्फा, नहीं मैम यहाँ तो 1 आएगा, हाँ ठीक है 1, और यहाँ पे क्या है बीटा प्लस अल्फा, दिस इज 0। यहाँ पे क्या आया 1, गामा माइनस अल्फा बाहर ले लिया है, ये क्या है गामा प्लस अल्फा एंड दिस इज 0, राइट। ऐसा कुछ मिल गया आपको। एक और ऑपरेशन लगा दे, चलो एक और ऑपरेशन लगाते हैं फिर इवेल्युएट करते हैं। तो लगाना चाहे तो लगा दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी इवेल्युएट कर सकते हैं आप। आ जाओ लगाते हैं ऑपरेशन। R3 टेंस टू R3 माइनस R2 करते हैं। चलो एक बार देखो तो क्या मिलेगा, दिस इज बीटा माइनस अल्फा, ये गामा माइनस अल्फा, और ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या मिल रहा है आपको, अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1, दिस इज 1, बीटा प्लस अल्फा 0, हमने R3 से ट्रांसफॉर्मेशन R2 से ट्रांसफॉर्मेशन कराया है, 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस किया आपने, तो गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो दिस इज गामा माइनस बीटा एंड 0 माइनस 0 इज 0, ठीक है। एक थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा दिया अपन ने और कुछ नहीं। इसको आप लोग चाहें तो R3 C2 R3 या C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, या फिर जिसका मन है रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने का वो रो 1 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकता है। तो रो 1 के अलॉन्ग जब मैं एक्सपेंड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो रो 1 के अलॉन्ग मैं एक्सपेंड कर रही हूँ उसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखिएगा। दिस इज अल्फा, इसको और इसको हाइड करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 0 देगा, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, दिस इज अल्फा स्क्वायर, इसको हाइड करें 1 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 1, फिर आप इसको हाइड करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको गामा माइनस बीटा मिलता है, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको 0 मिलता है। तो ये सब तो मेरे 0 हो गए, तो मेरे पास एक आखिरी ब्रैकेट क्या आया, गामा माइनस बीटा आया। क्या आया मेरे पास, गामा माइनस बीटा, और बाहर लिखे हैं ये सब एलिमेंट्स। तो जरा चेक तो करना है इसमें हमें क्या, अपन को लाना था बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस बीटा अपने पास आया है ना, नेगेटिव के साइन को कॉमन ले लेते हैं अपन यहाँ से। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा माइनस गामा, और नेगेटिव के साइन को अपन ने बाहर कॉमन लिया। फिर क्या चाहिए आपको, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा आपके पास तो है, फिर अल्फा माइनस बीटा, हमारे पास बीटा माइनस अल्फा है, फिर से नेगेटिव बाहर कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा, एंड द आंसर इज दिस। ओके, चेक कर लें एक बार, बीटा माइनस गामा, चेक करो, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आई रियली विश इक्वेशन क्लियर है, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे तरीके से देख लो क्या काम किया हमने। सबसे पहले हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, हमने कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड किया, कॉलम 3 को कॉमन लिया, 1 दिखा तो 0 बनाने की कोशिश करी, 0 बनाया। उसके बाद भी हमारे पास कुछ ऐसा था कि हम कॉमन ले सकते थे, तो हमने उन्हें कॉमन ले लिया, राइट। इसके बाद एक और बार मुझे दिख रहा था कि 1 है, चलो मैं 0 बना सकती हूँ, तो मैंने उसे फिर 0 बनाने की कोशिश करी और फिर अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। एक बार में सेम टू सेम आंसर नहीं आया था क्योंकि आपको नेगेटिव के साइन को कॉमन लेना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो क्वेश्चन 12 बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस तरीके से सॉल्व करना है इसको याद करो। क्वेश्चन ने कहा था प्रॉपर्टीज की हेल्प से आपको इन्हें इवेल्युएट करना है। ओके, तो क्या कर सकते हैं मैम, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए इस क्वेश्चन में। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कॉलम 3 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, राइट, इस डिटर्मिनेंट को मैं एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकती हूँ। सही बात है, चलो इसे ब्रेक कर देते हैं अपन। तो अपने पास यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है x y z, ठीक है, ये जो गिवन है इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, 1 1 1, राइट, प्लस का साइन बनाया।
इसके बाद फिर से आप आगे आएंगे एक्स स्क्वायर, दिस इज पी एक्स क्यूब, यहाँ पे है वाई स्क्वायर पी वाई क्यूब, एंड दिस इज जेड स्क्वायर पी जेड क्यूब। तो मैंने क्या किया, ये एक प्रॉपर्टी थी, मेरे पास कॉलम 3 सम ऑफ 2 एलिमेंट्स में था, तो मैंने इसे सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दिया, राइट। यहाँ तक पूरा सेम, और यहाँ पे क्या, इस तरीके से। मैम इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ मुझे कि मैं अभी ना इस डिटर्मिनेंट से बात नहीं कर रही, राइट। मेरा पूरा फोकस इस डिटर्मिनेंट के पास है। मैं अपने इस डिटर्मिनेंट को ज़रा ना ध्यान से देखूंगी पहले। चलो ठीक है मैम, इससे बात नहीं करते, इसको अभी अपन ने एज इट इज़ लिखे रहने दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अपन किससे बात कर रहे हैं, सेकेंड डिटर्मिनेंट से। सेकेंड डिटर्मिनेंट को जब आप बहुत प्यार से देखोगे ना, तो पता है आपको क्या समझ में आएगा कि हम रो 1 में से x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, रो 2 में से हम y कॉमन ले सकते हैं, रो 3 में से हम z कॉमन ले सकते हैं, एंड कॉलम 3 में से हम p कॉमन ले सकते हैं। तो कॉलम 3 से हमने क्या किया, p कॉमन ले लिया, तो कुल मिला के p x y z ये सब चीज़ें मेरे पास कॉमन आ गई। जब यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो दिस इज 1x एंड दिस इज x स्क्वायर, क्योंकि मैं p कॉमन ले चुकी हूँ कॉलम 3 से। तो फाइनल जो मेरे पास कॉलम कॉमन लेने के बाद डिटर्मिनेंट आ रहा है, मैं उसे इन द एंड लिख के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से मैंने y कॉमन लिया है, तो 1y, क्योंकि इसमें से p बाहर गया है, तो दिस इज y स्क्वायर, अगेन 1z एंड दिस इज जेड स्क्वायर। आई रियली विश यहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले डिटर्मिनेंट को और इस डिटर्मिनेंट को, ऐसा नहीं लग रहा काफ़ी हद तक ये सेम टू सेम है? हाँ मैम, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऑर्डर में परेशानी है, अभी ये पूरी तरीके से सेम नहीं है। तो अगर ऑर्डर में परेशानी है तो हम ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। अगर आप अपने डिटर्मिनेंट में किसी 2 रो या 2 कॉलम को, ठीक है, किसी 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर रहे हो ना, तो नेगेटिव का साइन आ जाता है, ये हमने डिस्कस किया है। तो एक काम करें आप लोग, इसको यहाँ ले आते हैं अपन, ओके। सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो आप लोग। कौन सी प्रॉपर्टी से? हम यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम 2 एंड कॉलम 1, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं इस वाले डिटर्मिनेंट में। इससे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो एज इट इज लिखा हुआ है अपने पास। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। बाहर क्या है हमारे पास, पी एक्स वाई जेड। मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज किया तो दिस इज एक्स वाई जेड, ये 1 1 1, और ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसके बाद मैंने देखा कि अभी भी ये इसके जैसा नहीं बना है, राइट। तो अब क्या करना है, मैं इन दोनों को अगर इंटरचेंज करूंगी तो आई थिंक डिटर्मिनेंट सेम टू सेम बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ कि कॉलम 3 और कॉलम 2 को आप इंटरचेंज कर दो। तो जब कॉलम 3 एंड कॉलम 2 को इस वाले डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनसे तो बात ही नहीं कर रहे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, इन दोनों को इंटरचेंज किया, फिर नेगेटिव आएगा जिससे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज पी एक्स वाई जेड, ओके। एक्स वाई जेड हमारे पास एज इट इज है, C2 एंड C3 में इंटरचेंज किया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ऐसा कुछ आया अपने पास, ठीक है। कोई समस्या किसी को? अब ये वाला डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया, सेम टू सेम हो गया। मैं इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये डिटर्मिनेंट कॉमन लेके हमने एक बार लिख दिया, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 एंड 1, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को? सब सही है। क्या काम किया मैंने यहाँ पे, मैंने पहले डिटर्मिनेंट से बात नहीं करी, सेकंड डिटर्मिनेंट को पहले डिटर्मिनेंट के जैसे बनाने की कोशिश करी। जब वो कॉमन बन गया, सेम टू सेम हो गया, फिर मैंने कॉमन लिया। तो आप देख सकते हैं आंसर में मुझे 1 प्लस पी एक्स वाई जेड लेके आना है, और मेरे पास वो आ गया है। अब आगे की कहानी इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके मुझे मिल जाएगा, लेकिन अभी भी क्योंकि मुझे 1 नजर आ रहे हैं तो मैं उन 1 को 0 बनाने की कोशिश करूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे इसे del 1 और del 2 नाम दे सकते हैं डिटर्मिनेंट को, और फिर स्पेसिफिकली मेंशन कर देना कि हमने del 2 में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अदरवाइज ये एक कंडीशन, एक
स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो सकता है कि आप ये ऑपरेशन किस में लगा रहे हो। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना आप चाहें तो इसको del 1 नाम दे देना और इसको del 2 नाम दे देना और लिख देना कि ये ऑपरेशन हमने कहाँ लगाया है, del 2 वाले डिटर्मिनेंट में लगाया है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए पेपर में, ठीक है। तो अब मेरे पास ऐसा कुछ आ गया। अब मैं इसको उठा के लेके आती हूँ नेक्स्ट पेज पे। सो आई हैव 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एंड द डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 एंड 1, ये डिटर्मिनेंट मेरे पास है। चलो जी फॉर्मूले को लगाते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, राइट। R1 की हेल्प से 0 बनाने की कोशिश करते हैं। सो R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और उसके बाद R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, दिस इज 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ओके। सो हमने R1 में कोई चेंज नहीं किया है तो R1 तो हमारा एज इट इज रहेगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट y माइनस एक्स, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला z माइनस एक्स, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0, ओके। अब ऐसा नहीं लग रहा कि इस वाले रो 2 में से हम y माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से z माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं। चलो ऐसा लग रहा है तो लगा देते हैं। दिस इज 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, y माइनस एक्स हमने यहाँ से कॉमन लिया तो दिस इज y माइनस एक्स, यहाँ से z माइनस एक्स को हमने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आया, दिस इज एक्स स्क्वायर 1 1, यहाँ पे आएगा y प्लस एक्स 0 1, यहाँ पे आएगा z प्लस एक्स 0। किसी को इधर कंफ्यूजन तो नहीं मैम, यहाँ पे आपने कुछ नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, तो y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन लिया, इस तरीके से आपके पास आ गया। अब आप अगेन चाहें तो इधर ही एक्सपेंड कर दो, अदरवाइज फिर से ऑपरेशन लगाने का किसी का मन है तो लगा दो ऑपरेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा आंसर क्या लेके आना है, ओके। एक काम करें, लगा दें ऑपरेशन, चलो लगाते हैं, एक और ऑपरेशन लगा देते हैं अपन चाहे यहाँ पे ना तो R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 कर सकते हैं। अदरवाइज किसी को लग रहा है कि मैम रहने दो डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं, तो चलो डायरेक्ट एक्सपेंड ही कर देते हैं। सो मेरे पास है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है, ओके। नहीं लगा रहे अपन ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, दिस इज y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, यहाँ पे बना लो करली ब्रेसेस, पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ मैं, तो ये रहा मेरा x, इसको हाइड किया, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको देगा 0। फिर इधर लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर, इसको हाइड करो, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको देगा 0। इसके बाद आपने लिखा +1, इसको हाइड करो, इनसे मल्टीप्लिकेशन, तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है। कितना आ रहा है, x से x उड़ गया, प्लस x माइनस x उड़ गया, आपके पास कितना आया, z माइनस वाई आया, तो इसको हाइड करो एंड दिस इज z माइनस वाई। जरा चेक तो करो आंसर में क्या लेके आना था, x माइनस वाई था मैम, आपके पास y माइनस एक्स है, तो इसमें दुख है क्या, नेगेटिव के साइन को कॉमन ले लो, ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई, ये रहा नेगेटिव। फिर क्या चाहिए आपको, y माइनस जेड, हमारे पास z माइनस वाई होगा तो ठीक है, फिर नेगेटिव कॉमन लिया तो पॉजिटिव, दिस इज y माइनस जेड और फिर z माइनस एक्स। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ना काफी हद तक आपके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था, बस यहाँ पे एक नया काम क्या हुआ कि हमने कॉलम 3 को देखा सम ऑफ टू एक्सप्रेशन में, तो हमने अपने डिटर्मिनेंट को ऐसा सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया और फिर अपने आंसर तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो क्वेश्चन 13 कह रहा है कि फिर से प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके बराबर शो कर दो। मैंने कहा ठीक, डिटर्मिनेंट को जरा ध्यान से देख लेती हूँ, क्या मैम सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स पे ब्रेक करें, नहीं, वो काम नहीं कर रहे अपन। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा के इस क्वेश्चन को बहुत मजेदार बनाया जा सकता है। कौन सा ऑपरेशन, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करो, फिर आपका एंटायर कॉलम 1 सेम टू सेम हो जाएगा। आ जाओ चेक कर लेते हैं एक बार। मैं आपसे कह रही हूँ कि C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, है ना। चलो ठीक है मैम, सुन लेते हैं आपकी बात, ओके जी। तो आपके पास क्या आएगा, 3a माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी, ऐसे मज़ा नहीं आता ना, माइनस a माइनस 2a हो गया। अरे लो ऐसा लिखते हैं, 3a माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी, तीनों को ऐड किया, कितना आ रहा है, माइनस a माइनस 2a, 3a माइनस 2a a,
प्लस बी प्लस सी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, मेरे पास यहाँ पे आया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इनको ऐड करो तो a प्लस बी प्लस सी इधर भी मिल जाएगा, इन्हें ऐड करो तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स माइनस ए प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी, माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, 3c। ठीक है जी, कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, तो a प्लस बी प्लस सी हमने एंटायर कॉलम 1 में से कॉमन लिया, तो दिस इज 1 1 1। यहाँ पे आया माइनस ए प्लस बी, 3b, दिस इज माइनस सी प्लस बी। यहाँ पे क्या है, माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी एंड दिस इज 3c। ओके, 1 देखे तो क्या करो, 0 बनाने की कोशिश करो। चलो 1 को 0 बनाते हैं, तो आप लिखेंगे इधर R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, और लिखेंगे आप R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। चलो जी, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हमारे पास क्या आया, हमने R1 में कोई चेंजेस नहीं किया, तो 1 माइनस ए प्लस बी, और ये क्या है माइनस ए प्लस सी। 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करो, 3b माइनस ए प्लस बी, तो साइन बदल जाएंगे उनके, सो 3b माइनस बी 2b, सो 2b प्लस ए आया मेरे पास। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो दिस इज माइनस बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस ए माइनस सी, तो मेरे पास आ रहा है a माइनस बी। ठीक, ओके, अब 1 माइनस 1 0, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, माइनस सी प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो कितना आ रहा है आपके पास, आ रहा है a माइनस सी। फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो दिस इज 3c प्लस a माइनस सी, तो ये आया 2c प्लस a। ठीक है, 2c प्लस a हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब कुछ नहीं करना आपको, राइट, अब कुछ नहीं करना आपको, अब सिर्फ एक काम करो, एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो एक्सपेंड करते हैं इसको, सो दिस इज a प्लस बी प्लस सी। ओके, ये 3 कहाँ से आएगा, चलो चेक करते हैं। एक्सपेंड करते हैं इसे रो 1 के अलॉन्ग, चाहे तो कॉलम 1 के अलॉन्ग करोगे, ज़्यादा खुश रहोगे। रो 1 के अलॉन्ग करना है तो रो 1 के अलॉन्ग कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन होता है, दिस इज पॉजिटिव। इसको हाइड किया, इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2b प्लस ए इंटू 2c प्लस ए माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी a माइनस सी, राइट। फिर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, इसको लिखा, इसको हाइड किया, इससे मल्टीप्लिकेशन 0 मिलेगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसको हाइड करो, अगेन आपको 0 ही मिलेगा, तो सिर्फ पहले एलिमेंट से काम हो रहा है, बाकी सब तो 0 हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। हमारे पास आता है a प्लस बी प्लस सी, राइट। अब इसको ज़रा ढंग से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ओके। 2b इंटू 2c 4cb, 2b इंटू a 2ba, यहाँ पे मिलेगा 2ca, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे a स्क्वायर माइनस a इंटू a स्क्वायर, दिस इज ac, यहाँ पे ba एंड दिस इज माइनस bc, कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है, ओके। अब जरा देखो, 4cb माइनस bc कितना होगा, 3bc, ये बन जाएगा 3bc, ठीक है। 2ba प्लस ba कितना बन जाएगा, 3ba, ओके। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, 2ac प्लस ac कितना होगा, 3ac, तो आपके पास कुछ ऐसा आया। 3 को कॉमन ले लो, इनमें से 3 को हमने कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, दिस इज ab प्लस bc प्लस ac, ab प्लस bc प्लस ac, तो यस, जो लेके आना था आपको वो आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। क्या किया, बस आपको ऑब्जर्वेशन अच्छे से करना है, ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखिएगा, हमेशा कोई ना कोई ऑपरेशन लगा के आपको कोई ना कोई रो या कॉलम तो सेम मिल जाती है। कॉमन ले लो, 1 मिल गया, 1 मिलने के बाद डिटर्मिनेंट चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है, बस कोशिश करना होता है 0 बनाने की, और फिर आप एक्सपेंड कर देते हो, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे। देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। सो क्वेश्चन 14 अगेन आपको प्रॉपर्टीज की हेल्प से प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट इसका कितना है, 1 के बराबर है।
तो 1 के बराबर लेके आना है। डिटर्मिनेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करो कैसा है, 1, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है मैम, बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे और पी है एंड क्यू है। ओके जी, आपने एक चीज़ नोटिस करी, 1 दिख रहा है ना, 1 की हेल्प से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। 1 की हेल्प से आप इसको 0 और इसको 0 बना सकते हो। ठीक है, चलो 0 बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। क्वेश्चन देखो कितना आसान होगा। R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दें आप, एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दें आप। ठीक है, 1 है मैक्सिमम डिटर्मिनेंट आपके पास जो भी होता है ना, आप 0 बनाने की कोशिश करते हो। जितने आपको 0 मिलते हैं उतने हिसाब से आपका डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, चलो तो 0 मिलने का कहीं तो फायदा हुआ। आओ जरा 0 बना दें इसको अब जल्दी से ऑपरेशन की हेल्प से। हमने R1 से तो बात नहीं करी ना, R1 को हमने एज इट इज लिखा 1, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू। चलो जी, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, 0। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये भी R2 है, सो 3 प्लस 2p माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 3 प्लस 2p माइनस 2 माइनस 2p, 2p माइनस 2p चला गया, 3 में से 2 1 आया, तो ये तो उड़ गया आपका, उड़ता है तो उड़ने दो। ठीक है, अब इधर आ जाओ, दिस इज 4 प्लस 3p प्लस 2q, ये R2 है, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 2 एंड 2, बीच में सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्शन का साइन बनाया मैंने। तो जरा देखें आप कितना आ रहा है, 4 में से 2 गया, 2, 3p माइनस 2p, p, 2q माइनस 2q चला गया, सो आपके पास 2 प्लस p आया। अब R3, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 0। ठीक है, इसको देखें, दिस इज 6 प्लस 3p, ये मेरा R3 है, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ठीक, क्लियर है, प्लस 3p माइनस 3p, 6 में से 3 गया, अगेन आपके पास कितना आया, 3। फिर से R3 क्या है, 10 प्लस 6p प्लस 3q, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो दिस इज 3p 3q, कितना आ रहा है, 10 में से 3 गया, 7, 6p माइनस 3p, बोलो जी, 3p, 3q माइनस 3q 0, तो आपके पास कुछ ऐसा आया। ठीक, क्लियर है ये चीज, 0 दिख गया ना मैक्सिमम, एक्सपैंड कर दो, हो गया काम। चलो इसको एक्सपैंड कर देते हैं अपन, राइट। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग करना है, कर सकते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग करना है, वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट रो के अलॉन्ग साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है डिटर्मिनेंट का, तो कितना आएगा आपके पास, दिस इज 1, इसको हाइड किया, इनका मल्टीप्लीकेशन 7 प्लस 3p माइनस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 6 माइनस 3p। ओके, फिर इसको लिखेंगे माइनस 1 प्लस p, इसको हाइड करें, 0 0, तो ये तो 0 है। फिर 1 प्लस p प्लस q, ठीक है जी, इसको हाइड किया, ये का सब क्या हो रहा है, ये सब 0 हो रहा है, तो आपके पास सिर्फ इतना हिस्सा आ रहा है, इसको हटा दो, ये सब 0 हो गया। कितना आ रहा है आपके पास आ रहा है 7 में से 6 गया इज 1, 3p माइनस 3p 0, अरे मैम 1 आ रहा है, तो आंसर भी तो 1 ही लाना था, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ ऐसा लगा कि मैम ना जाने इस क्वेश्चन में क्या करना है, इतने सारे p q लिखे हैं, नंबर्स इतने सारे, और भी अच्छी चीज़ है, 1 दिख गया, 1 की हेल्प से बाकियों को 0 बनाओ, एक्सपेंड कर दो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन मुझे इस डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू 0 बताना है। क्या कर सकती हूँ मैं, मैम हाँ, क्या आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो? जी हाँ, क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अच्छा, क्यों पूछा, क्योंकि मैम cos a प्लस डेल है, cos a प्लस डेल में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, cos बीटा प्लस डेल में लगाएंगे, cos गामा प्लस डेल में इस फॉर्मूले को लगाओ। चलो ठीक है, मान लेती हूँ मैं आपकी बात। तो इस डिटर्मिनेंट को मुझे 0 लाना है, मैं अपने हिसाब से क्या कर सकती हूँ, इसमें फॉर्मूले को लगा सकती हूँ। तो चलो फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है डिटर्मिनेंट, आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज साइन गामा, यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा, दिस इज कॉस गामा। इधर आ जाओ, यहाँ पे आएंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस डेल माइनस, ठीक है, साइन अल्फा साइन डेल,
आई होप ये चीजें क्लियर हैं। फिर इधर आ जाओ, cos बीटा इंटू cos डेल माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल। सिमिलरली इधर फॉर्मूला लगाएंगे, cos गामा cos डेल माइनस साइन गामा साइन डेल। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को मैंने ऐसा बना दिया इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। मैम इससे क्या फायदा मिला? इससे ये फायदा मिला मुझे कि कॉलम 3 मेरा सम या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स है, इसे मैं एज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकती हूँ या फिर सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकती हूँ। तो चलो डिटर्मिनेंट में इसको ब्रेक कर देते हैं अपन। तो ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, दिस इज साइन अल्फा साइन बीटा, ओके, दिस इज साइन गामा। ये क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इधर चेक करें आप, इसको एक डिटर्मिनेंट में बना रही हूं, कॉस अल्फा कॉस डेल, कॉस बीटा कॉस डेल, कॉस गामा कॉस डेल। ओके, आप चाहे तो प्लस का साइन बना ले। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ये क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। फिर माइनस क्या? माइनस साइन अल्फा साइन डेल। ठीक है जी, अब चाहे ना तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस बाहर आ गया। ठीक है जी, ओके। सो दिस इज साइन बीटा साइन डेल और यहाँ पे साइन गामा साइन डेल। ये इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया, कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये। हम इससे क्या फायदा हुआ, जरा अपने इस डिटर्मिनेंट के कॉलम 3 को देखो, कॉस डेल आपके कॉलम 3 के हर एक एलिमेंट के पास है। तो चलो जरा कॉस डेल यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब मैंने कॉस डेल को कॉलम 3 से कॉमन लिया ना, तो ये कुछ ऐसा हो गया है ना। ठीक है, ऐसा बन गया कुछ। इसी तरीके से दूसरे डिटर्मिनेंट में मैंने देखा कि साइन डेल कॉलम 3 के हर एक एलिमेंट के पास है। तो ठीक है, अच्छी बात है, साइन डेल भी कॉमन ले लेंगे हम, और अच्छी बात। तो कॉलम 3 से हमने साइन डेल बाहर ले लिया। ठीक, अब क्या हो रहा है? अब जरा अपने डिटर्मिनेंट को बहुत अच्छे से देखो जरा। दिस इज डिटर्मिनेंट, इसका कॉलम 2 और कॉलम 3 कैसा है? आइडेंटिकल है। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है। किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज कॉस डेल इंटू 0। क्यों 0 है? आप लिख देना रीजन, सिंस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इज आइडेंटिकल। ठीक है, तो समथिंग इंटू 0 ऑलवेज गिव्स यू 0। ओके, इसको जरा ध्यान से देखें आप, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 कैसे हैं? आइडेंटिकल है। क्योंकि दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब क्या? इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा? 0 होगा। एंड 0 इंटू समथिंग ऑलवेज गिव्स यू 0। एंड 0 माइनस 0 कितना होता है? 0 माइनस 0 0 होता है। और इस क्वेश्चन में क्या लेके आना था आपको कि उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है, तो हम लेकर आ गए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। सबसे पहले कॉज a प्लस बी का फॉर्मूला पता था, तो कॉज a प्लस बी का फॉर्मूला इन तीनों में लगाया। फिर डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर दिया हमने। फिर इसमें से कॉस डेल कॉमन लेके बाहर सेंड किया और यहाँ से माइनस साइन डेल को कॉमन लेके बाहर सेंड किया। इतना करने पे इधर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 और यहाँ पे मेरा कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गया। जब भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑब्वियस, इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपने अपने क्लास 10th में भी सॉल्व किया था और वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल आता है ना, तो उसे हम u या v या w इस तरीके से लेते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आप लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन 10th में सीखा है, एक इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आप लोगों ने सीखा होगा जब आपने कुछ बुक्स को सॉल्व किया होगा, राइट। सो आई रियली विश ये कंसेप्ट याद है, और नहीं भी याद है ना तो कोई बात नहीं, अभी रिकॉल कर लेते हैं। याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आता है तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, डिनोमिनेटर में लिखे हुए वेरिएबल को हम न्यूमिनेटर में लाने की कोशिश करते हैं। मैम कैसे? अरे ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 1/x होगा, ये तभी 2/x बनाए, तो आप लिखेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू, चलो p ले लो, ठीक है। फिर 3 इंटू 1/y रहा होगा, सो 1/y को हमने कहा q ले लो, और इसी तरीके से 1/z को आप क्या ले लेंगे? r ले लेंगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको ऐसी गिवन थी, आपने इसे कैसे कन्वर्ट कर लिया? जहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? 1/x को p लेके, 1/y को q लेके, 1/z को r लेके, ठीक है। तो देखो आपको ये इक्वेशंस कितनी मिल जाएगी। अब जो न्यू इक्वेशन आपको मिलेगी वो बनेगी 2p प्लस 3q प्लस 10r इज इक्वल टू 4। क्या यहाँ पे किसी को ऐसा लग रहा है ना जाने मैम ये क्या कर रही है? क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? क्या आपने ये 10th क्लास में पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे, राइट। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही फेवरेट हुआ करता था टीचर्स का। सो याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसे न्यूमिनेटर में लाने की कोशिश करें। कोई 3.6 या 3.7 एक्सरसाइज थी आपकी 10th में इस पे पूरी बेस्ड, ओके। चलो, तो हमने 1/x को p, 1/y को q, 1/z को r ले लिया, और अब अपनी इक्वेशन जो पहले ऐसी दिख रही थी अब ऐसी बन जाएगी, क्योंकि 1/x क्या है? p, तो 2 इंटू p 2p देगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? आप लिखेंगे इधर 4p, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? 4p, दिस इज -6q प्लस 5r इज इक्वल टू 1, ठीक है। इधर 6p, ओके। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 6p प्लस 9q माइनस 20r इज इक्वल टू 2। चेक कर ले जरा, 20r इज इक्वल टू 2, चेक करो। 6p प्लस 9q माइनस 20r इज इक्वल टू 2, ऊपर 4p माइनस 6q प्लस 5r इक्वल टू 1, 2p प्लस 3q प्लस 10r इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने अपनी इक्वेशंस बना ली। अब क्या करना है? अब हम इसको मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? मैट्रिक्स इक्वेशन की हेल्प से। हम इसको कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, ax इक्वल टू b, ओके। सबसे पहले जरा कोइफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख लो। आपकी कोइफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनी है यहाँ पे? 2 3 10 4 -6 5, ओके। दिस इज 6 9 -20, ये आपकी कोइफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। आपकी एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगी? कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, इसमें p q एंड r होंगी, ओके। बी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? बी मैट्रिक्स होगी आपकी इज इक्वल टू के इस साइड लिखी वाली टर्म्स 4 1 एंड 2, सो दिस इज 4 1 एंड 2, ठीक है। तो हमने ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब मैम हम जानते हैं हमको सॉल्व करना है, तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, क्योंकि हमें x चाहिए। x कौन है? p q r, और जब p q r मिलेंगे तो हमें हमारे x y z मिल जाएंगे, राइट। तो x तक पहुंचने के लिए सबसे पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब a इनवर्स कैसे निकालते हैं? ये भी एक नई समस्या है। a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब मैम एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। हाँ, इसका मतलब कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल 9 एलिमेंट्स के। जी हाँ, बिल्कुल 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालोगे, उसकी मैट्रिक्स बनाओगे और फिर आप ट्रांसपोज लोगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। मतलब समय तो लगने वाला है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जब भी आते थे ना तो 6 मार्क्स में आते थे पहले, ठीक है। तो ये होते भी अच्छे खासे बड़े मार्क्स के हैं, ठीक, ओके। चलो आ जाओ, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप इसे डिटर्मिनेंट के साइन में लिख दो, 2 4 6, दिस इज 3 -6 9 10 5 -20, ओके जी। चलो, तो डिटर्मिनेंट पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ मैं इसको। सो दिस इज ऐसा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
तो 2 इसको हाइड करो, यहाँ पे क्या आएगा 120, 9 5 45, -3 इसको हाइड करें, ये कितना आएगा -80, -5 6 30, फिर +10 इसको हाइड करें, 4 9 36, सब्ट्रैक्शन 6 6 36, सो इसको माइनस करोगे 75, 75 इंटू 2 150, यहाँ पे आपको मिलेगा 110, -110 इंटू -3 +330, ठीक है, ये कितना होगा 720, राइट। तो 700 + 300 1000, 1000 1100 1200, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है 1200, 1200, ठीक है जी, राइट। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो बहुत बड़ी कहानी है, चलो आ जाओ। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना था 2 3 10, आप लिखेंगे यहाँ पे 2 3 10, ठीक है, 2 3 10, और ये क्या है 4 - 6 5, 4 - 6 5, 4 - 6 5, फिर 6 9 -20, 6 9 -20, चलो जी। अब हमें क्या निकालना है कोफैक्टर्स, सबसे पहले A11, सो -1 की पावर 2, -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा, M11 इसको डिलीट कर दो, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 120 -9 5 45, तो ये कितना होगा 75। फिर आएंगे आप A12 पे, A12 -1 की पावर 1 + 2, और ये क्या है M12, 1 + 2 3, 3 मतलब ऑड नेगेटिव, M12 क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन -80, 6 5 30, कितना 110। फिर आएंगे आप A13 पे, -1 की पावर 1 + 3, M13, 1 + 3 मतलब 4, यानी पॉजिटिव, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 9 36 + 36 कितना हो गया 72, सो दिस इज 72। फिर आप आएंगे A21 पे, सो -1 की पावर 2 + 1, दिस इज M21, ठीक है, तो 2 + 1 3 ऑड नेगेटिव, M21 क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कितना होगा -60 -90, तो कितना आ रहा है ये -150 मतलब +150। फिर आप चलेंगे A22 पे, -1 की पावर 2 + 2, M22, 2 + 2 यानी 4, तो ये पॉजिटिव हो गया। M22 मतलब क्या, M22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन -40, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -40, फिर -60 यानी कि क्या -100। फिर A23 मतलब -2 + 3 5, नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 9 18, सब्ट्रैक्शन 6 3 18, तो ये तो शून्य आ रहा है 0। अब चलते हैं जरा A31 की तरफ, सो A31 -1 की पावर 3 + 1, M31, तो ये कितना होगा पॉजिटिव, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कितना 3 5 15, 3 5 15, सब्ट्रैक्शन +60 कितना आ रहा है 60 70 75, दिस इज 75। फिर चलो A32 की तरफ, तो नेगेटिव 3 + 2 5, नेगेटिव की पावर 5 नेगेटिव, A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 × 5 10, 4 × 10 40, -30 +30 कितना आ रहा है 30 आ रहा है। फिर आ जाओ जरा A33 पे, A33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, 2 × 6 12, 2 × -6 -12, बीच में सब्ट्रैक्शन 3 4 12, एंड दिस इज -24, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। इन कोफैक्टर्स के आप मैट्रिक्स बनाओगे फिर ट्रांसपोज करोगे, तो मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज करके आपको इसका एडजॉइंट बता देती हूँ। सी ये पहली रो है ना, ये पहला कॉलम बन जाएगा 75 110 72, ये क्या है सेकेंड रो, ये सेकेंड कॉलम बनेगा 150 -100, और यहाँ लिखोगे 0। ये क्या है थर्ड रो क्या बन जाएगी थर्ड कॉलम 75 30 -24, सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन 1200,
इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है अपने पास, लिख लो इसको, 75, 110, 72, 150 माइनस 100, 0। यहाँ पे लिखेंगे 75, 30 माइनस 24। ठीक है जी, ये आपका ए इनवर्स हो गया। अब क्या करना है आपको, मैम हमें तो x चाहिए, हाँ ठीक है, तो x तक पहुंच रहे हैं अपन। x क्या है, x है आपका a इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अच्छा x है कौन वैसे, x है PQR। अच्छा, a इनवर्स क्या है मैम, ये रखा है, तो 1/1200, a इनवर्स 75, 110, 72, 150, 100, 0, 75, 30 माइनस 24। बी क्या था, 4, 1, 2, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या है बी, जरा चेक कर लें, 4, 1, 2, यस बिल्कुल सही था। अब इनका मल्टीप्लिकेशन, इज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, डेफिनेटली मैम। इसका ऑर्डर है 3x3, इसका ऑर्डर है 3x1, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर 3x1 होगा। तो दिस इज 1/1200। ओके, चलो इसका मल्टीप्लिकेशन 75 इंटू 4 कितना होता है, 75 इंटू 4, 4 5 20, 4 7 28, 2 300, सो दिस इज 300 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 150, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे अगेन आपको 150 ही मिलेगा, यानी कि दिस इज 600, 600। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग मुझसे फास्ट कर लोगे ये तो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 440, ठीक है 440, फिर -100 एंड दिस इज 60, कितना आ रहा है -40, 440 माइनस 40 इज 400, है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, दिस इज 288, है ना, 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, राइट। 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 240। ओके, अब क्या करना है, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करेंगे अपन, इसको अंदर ले गए अपन तो 2 0 गए, 6 1 जा 6 2 जा 12, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे क्या आएगा 240/1200, ये चला गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 12, 0 2, 1 मिनट, क्या लिखा है अपने पास 240 ना, 240 डिवाइडेड बाय 1200, ये गया यहाँ से। सो 24 5 जा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, है ना, तो 1/5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास 1/5 आ रहा है। ठीक है, सबसे सिंपल। तो ये P, Q एंड R इतने आ रहे हैं। P कितना आ रहा है, P आ रहा है 1/2, Q आ रहा है 1/3, R आ रहा है 1/5, लेकिन मैम हमको तो XYZ चाहिए था, PQR नहीं, तो ठीक है ना, P की वैल्यू यहाँ पे रखो, P क्या है 1/x। हमने देखा कि P इज 1/x, ओके, और P अपने पास कितना आया है 1/2, P इज इक्वल टू 1/x और P अपना कितना आया है 1/2, तो x कितना आ गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 2। फिर Q हमने लिया है 1/y और ये Q हमारे पास 1/3 आया था, तो y कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। एक बार जरा Q को चेक कर लेते हैं, यस। इसके बाद R हमने लिया था 1/z, ठीक है, R क्या लिया था आपने 1/z, चेक कर लो, R इज 1/z, तो यहाँ पे R की वैल्यू हमारे पास 1/5 आई थी, दिस इज 1/z, तो z कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन ने कहा था सॉल्व करो XYZ बताओ, तो हमने कह दिया x आ रहा है 2, y आ रहा है 3 एंड z आ रहा है 5। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, 10th का कंसेप्ट 12th में यूज हो गया, डिटर्मिनेंट मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आई थिंक सब कुछ एकदम क्लियर है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, चलते हैं अगले सवाल पे। इस क्वेश्चन की So next question is choose the correct answer in exercise 17 to 19, मतलब objective type questions आपके सामने हैं। If ABC are in AP then the determinant this is equal to, ABC कोई 3 नंबर्स हैं और ये 3 नंबर्स कैसे हैं, AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होने वाली है।
अच्छा, अगर ये 3 नंबर आपके एपी में है तो इसका मतलब तो ऐसा होता है ना कि 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना। अगर आपके एबीसी एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, राइट। ओके जी, अब यहाँ पे अपने डिटर्मिनेंट में आप इस 2b की जगह पे a प्लस सी रख दो। ठीक है मैम, रख देते हैं। तो दिस इज x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a। ठीक है, ये क्या है, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 2b की जगह पे क्या रखना है मुझे, a प्लस सी रखना है। ठीक, ये क्या है, x प्लस 4, x प्लस 5 एंड दिस इज x प्लस 2c। तो मैंने अपने डिटर्मिनेंट में 2b की जगह पे a प्लस सी रखा क्योंकि a b c मेरे नंबर्स कैसे हैं, AP में है। ओके, अब डायरेक्टली हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2। इस R2 की हेल्प से, इस पूरी R2 की हेल्प से R1 एंड R3 को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हो सकता है आपको 1 दिखे, और 1 दिखता है तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना, राइट। तो कभी भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आते हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं कि टर्म्स 1 बन जाए या तो 0 बन जाए, तो चीजें इजी हो जाती है। ठीक है जी, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, इन रो ट्रांसफॉर्मेशंस को लगा देते हैं R1 एंड R3 में R2 की हेल्प से। यानी कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन R1 एंड R3 रो में किया है, R2 में कोई चेंज नहीं किया, R2 की हेल्प से हमने चेंजेस किए हैं। तो क्या चेंजेस किए हमने कि R1 माइनस R2, x प्लस 2 माइनस x माइनस 3, कैसे होगा ये सब्ट्रैक्ट, x प्लस 2 ये मेरा R1 है, R1 को सब्ट्रैक्ट करना है R2 से, तो माइनस x माइनस 3 प्लस x माइनस x चला गया, प्लस 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका सब्ट्रैक्शन हमने कर दिया, फिर हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, x प्लस 3 माइनस x माइनस 4, R1 माइनस R2, है ना। तो ये प्लस x से माइनस x चला गया, प्लस 3 से माइनस 4 गया, तो आपको मिलता है माइनस 1। इसी तरीके से आपको इन दोनों में भी ऑपरेशन लगाना है क्योंकि ये पूरे R1 है और ये नीचे वाले पूरे R2 है, सब में ऑपरेशन लगेगा। तो R1 क्या है मेरा, x प्लस 2a, R1 माइनस R2 क्या है, माइनस x माइनस a माइनस c। तो कितना हो जाएगा, चेक करें आप लोग, प्लस x से माइनस x चला गया, 2a माइनस a, सो दिस इज a माइनस c। यहाँ पे आपको क्या मिला, a माइनस c मिला। इसी तरीके से हमने R2 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, तो R2 के एलिमेंट्स को सेम टू सेम लिखेंगे आप, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड दिस इज x प्लस a प्लस c। ठीक है, फिर आपने R3 में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, R3 माइनस R2 किया है, तो R3 को R2 से माइनस कर दो, कितना कितना मिलेगा आपको, चेक करें, दिस इज R3 यानी x प्लस 4 माइनस x माइनस 3, तो प्लस x से माइनस x चला गया, 4 में से 3 गया, आपको मिलता है 1। फिर इधर आ जाओ, फिर से R3 माइनस R2 करेंगे, सो दिस इज x प्लस 5 माइनस x माइनस 4, प्लस x से माइनस x चला गया, प्लस 5 माइनस 4, आपको मिला 1। इसके बाद इसको इससे माइनस करें आप फिर से, R3 माइनस R2, तो मेरे पास है x प्लस 2c माइनस x माइनस a माइनस c। तो कितना आएगा मेरे पास, प्लस x से माइनस x चला गया, दिस इज 2c माइनस c, 2c माइनस c कितना होगा, c। तो यहाँ पे मेरे पास आता है c माइनस a। अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है, कौन सा वाला, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3 कर दो आप लोग, है ना, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 1 दिख गया, 1 को दिखने के बाद हम 0 बनाते हैं, 1 बन गया आपके डिटर्मिनेंट में, अब उसे 0 बनाने की कोशिश करो। तो मैंने कहा ठीक है जी, मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3, मैं जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन को लगा देती हूं। तो जब मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को लगाया यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 अगेन 0, a माइनस सी प्लस c माइनस a, तो a माइनस a, c माइनस c, ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बाकी के एलिमेंट्स क्या है, x प्लस 3, x प्लस 4
और दिस इज x प्लस ए प्लस सी, और यहाँ पे है 1 1 c माइनस ए। अब हम जानते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर हमारे डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम एंटायरली जीरो बन जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मतलब इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। बस अगर आपने ये डिकोड कर लिया कि ए बी सी आपके एपी में है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है ना। कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मान लो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम ये 2b इज इक्वल टू a प्लस सी कैसे आ गया, तो सुनो, आपने अपने 10th क्लास में सीखा है ये, अगर a b c मेरे AP में है, राइट, तो इसका मतलब ये होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म बराबर है। कॉमन डिफरेंस इनका कैसा होता है, इक्वल होता है। तो इसी को थोड़ा अच्छे से करके लिख दिया हमने, 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो बस ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी लिख दिया मैंने। फिर अपने ट्वाइस ऑफ b को मैंने a प्लस सी रखा, एंड देन r1 माइनस r2 r3 माइनस r2, फिर r1 और r3 को ऐड किया, एंटायर पहली रो मेरी जीरो हो गई। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, if x, y, z are non-zero real numbers, then the inverse of the matrix A, इनमें से क्या है A मैट्रिक्स का इनवर्स। तो ठीक है, हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। वी नो दैट A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। सही बात है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि आपको इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और आपको एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ A? एडजॉइंट ऑफ A होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, this is A31, A32 एंड A33। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं, वो आपको एडजॉइंट ऑफ A देता है। कोफैक्टर कैसे निकलता है, कोफैक्टर को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij। ठीक है जी, इस तरीके से आप अपने कोफैक्टर्स निकालते हैं। क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो आपको 9 कोफैक्टर्स मिलेंगे, आप उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तब आपको एडजॉइंट ऑफ A मिलेगा। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व अपन। सो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। तो दिस वाज x 0 0 0 y 0 0 0 z। चेक करो एक बार, यही थी ना मैट्रिक्स, x 0 0 0 y 0 0 0 z। ठीक है जी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ रहा है, पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देती हूँ मैं, से पॉजिटिव साइन याद होते हैं। सो दिस इज x, इसको कट किया, y इंटू जेड वाई जेड, फिर -0, मतलब डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, x y z आ रहा है। ठीक है, अब कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले A11, तो A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव नंबर देता है। M11 का मतलब है कि आपको पहली रो पहले कॉलम को डिलीट करना है, फिर आपके सामने जो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ रहा है इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन, राइट, तो y इंटू जेड इज yz, -0 इंटू 0 इज 0। A11 के बाद आप जाएंगे A12 के पास, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 एंड दिस इज M12, 1 प्लस 2 होता है 3, सो नेगेटिव की पावर 3 आपको नेगेटिव देगा। M12 का मतलब है पहली रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करिए, 0 इंटू जेड 0, 0 इंटू 0 इज 0, तो कुल मिला के आपको 0 मिला। फिर A13, -1 की पावर 1 प्लस 3 एंड दिस इज M13, 1 प्लस 3 क्या होता है 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू पॉजिटिव नंबर। M13 मतलब डिलीट करेंगे हम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को, सो 0 - 0 यानी कि आपको 0 ही मिलता है। फिर आप चलेंगे A21 के पास, सो -1 की पावर 2 प्लस 1 एंड दिस इज M21, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, सो नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू नेगेटिव। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 0 इंटू जेड 0, 0 इंटू 0 इज 0, तो कुल मिला के आपको 0 ही मिलता है। सो A22 क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस 2, M22, 2 प्लस 2 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू पॉजिटिव नंबर। M22
M22 का मतलब क्या है, आपको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है, तो x इंटू जेड आपको मिला xz। फिर आप चलेंगे A23 के पास, दैट मीन्स -1 की पावर 2 + 3 और यहां लिखेंगे M23। 2 + 3 मतलब 5, नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू नेगेटिव, M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, x इंटू 0 0, 0 इंटू 0 इज 0, तो कुल मिला के आपको 0 ही मिला। इसके बाद आप चलेंगे A31 के पास, सो दिस इज -1 की पावर 3 + 1 M31। 3 + 1 क्या होता है 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू पॉजिटिव नंबर, M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, तो आपको यहाँ पे क्या मिला 0। दिस इज A32 यानी कि -1 की पावर 3 + 2 M32। 3 + 2 मतलब 5, नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू नेगेटिव, M32 का मतलब क्या, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, x इंटू 0 0 इंटू 0, तो आपको तो 0 ही मिलेगा। फिर आप आएंगे A33 के पास, -1 की पावर 3 + 3, दिस इज M33। 3 + 3 इज 6, नेगेटिव की पावर 6 इज इवन, M33 मतलब थर्ड रो, ठीक है, एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, तो x इंटू वाई आपको मिला xy। सो आपकी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रही है वो क्या है, YZ 0 0 0 XZ 0 देन 0 0 XY, ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रही है। हमें चाहिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, तो चलो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं जरा। So adjoint of A is equal to transpose of this cofactor matrix, रोज बने कॉलम, तो ये क्या बनेगा YZ 0 0, अगेन रो बना कॉलम 0 XZ 0, फिर से रो बन गया आपका कॉलम, तो ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ A आ गया। इसके बाद आपको पता है A इनवर्स क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि XYZ इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A क्या है YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। अब ये क्या है, एक स्केलर है ना, 1 अपॉन XYZ क्या है, स्केलर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट से होगा, तो आपको यहाँ मिलेगा A इनवर्स इज इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे YZ डिवाइडेड बाय XYZ 0 0, ठीक है, 0 अपॉन समथिंग गिव्स यू 0, दिस इज 0 XZ, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, XYZ अगेन 0, फिर थोड़ा और नीचे आएंगे हम, यहाँ पे कितना आया 0 0, एंड दिस इज XY डिवाइडेड बाय XYZ, ठीक है। कौन कौन कैंसिल हो रहा है, YZ से YZ गया, यहाँ पे आया 1, XZ से XZ गया, यहाँ पे आया 1, XY से XY गया, इधर आया 1। 1 अपॉन x क्या होता है, x इनवर्स होता है, 1 अपॉन y, y की पावर -1, 1 अपॉन z, z की पावर -1, तो ये अपना a इनवर्स आ रहा है इस क्वेश्चन में। आओ जरा ऑप्शन चेक करते हैं, यस डेफिनेटली ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में, देखो मैंने पूरे जितना भी आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर है ना, अगर कहीं पे भी बार बार आपको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ा है ना, या फिर आपको एडजॉइंट निकालना पड़ा है, तो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कराया है, बार बार रिकॉल कराया है, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन हो ही ना, और जितनी बार आप चीज़ों को सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको एग्जाम टाइम तक वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है आपको। सो आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है और यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। हमने एक बार फिर से पूरे कोफैक्टर को सीखा, एडजॉइंट निकालना सीखा, इनवर्स निकालना सीखा। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है कि लेट ए, आपके सामने एक डिटर्मिनेंट है और जो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो आपको बताना है कि इस ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा। हमने कहा ओके जी, क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट। सबसे पहले काम करो, आप इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली एक्सपेंड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप एक्सपेंड कर दीजिए, वो ही सही रहेगा। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 के अलोंग, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज 1, इसको और इसको डिलीट कर दो, हाइड कर दो, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, सो दिस इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इसके बाद मेरे पास क्या है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर आप इसको और इसको डिलीट करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, दिस इज माइनस साइन थीटा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो दिस इज साइन थीटा। फिर आप लेंगे इसको, यहाँ पे लिखा है +1, आपको इनको डिलीट करना है, हाइड करना है, इन 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा
एंड दिस इज +1। ओके, तो कितना आ रहा है आपके पास, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 0 हो गया, और ये 1 + 1 दैट मीन्स 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। जरा चेक करो किसी को कोई समस्या क्या। देखो हमने क्या किया, सिंपली मैंने इसे रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। ओके, क्यों? क्योंकि हमें साइन याद होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने कोई इसमें ऑपरेशन नहीं लगाया, बस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। तो मैंने देखा यार बीच वाला जो टर्म है ये तो उड़ गया अपना, ठीक है। 1 + साइन स्क्वायर थीटा 1 + साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा कोई समस्या की बात नहीं है। हमने ऑप्शन को देखा, हमने अपना साइन थीटा को देखा, हमने थीटा को देखा 0 से 2π के बीच में। और हम लोग भी ना जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो -1 से 1 के बीच में रहता है ना, जानते हैं ये चीज। तो हम यहाँ पे कौन है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा है मतलब ये चीज कैसे होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरी इनइक्वालिटी में। यहाँ पे 2 का एडिशन भी है तो हमने 2 को ऐड कर दिया, सो दिस इज 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। और ये 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। इसका मतलब कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू कुछ ऐसा, राइट। इसका मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। कौन सा, ऑप्शन डी। क्या कोई दिक्कत किसी को, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इस डिटर्मिनेंट को बस रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, कुछ ऐसा मिला। हमने कहा इसका क्या करें, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर हमने बैठ के सोचा कि देखो ये लोग थीटा पूरा 0 से 2π के बीच में बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है ना वो -1 से 1 के बीच में होता है, यही उसकी रेंज है, ठीक है। तो बस चीजों को बनाते गए। हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा था आंसर में, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा बनाया। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 0 लेना पड़ेगा, तो 0 से 1 के बीच में है। फिर जैसा ये एक्सप्रेशन था वैसे इस एक्सप्रेशन को बनाने की कोशिश की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 से 4 के बीच में आ रहा है क्लोज्ड इंटरवल। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका मतलब क्या है कि आपका चैप्टर 4 पूरे तरीके से फिनिश हो गया है। हमने हर एक एक्सरसाइज का कंसेप्ट वीडियो देखा है, उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखे हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, सो आई रियली विश कि आप लोगों ने मेरे साथ इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है और आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो चुका है। अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी मुझे कि यस मैम चैप्टर 4 बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, और स्टूडेंट्स ये जितने भी चैप्टर्स हम फिनिश कर चुके हैं ना, सब कुछ आपको बहुत आसानी से अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। तो आप जब गूगल पे magnetbrains.com डाल के सर्च करेंगे ना, आपके सामने ये इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में देख सकते हैं, आपकी वेरियस क्लासेस यहाँ अरेंज्ड है। क्लास 12th के स्टूडेंट हैं आप ऑब्वियसली, तो आप क्लास 12th पे क्लिक कर सकते हैं, अपने मेन कोर्स बुक को देख सकते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ फिर से बोलूंगी, ये वाला सेक्शन आप लोगों के लिए जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12, इसमें आप अपने 12th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक हर एक सब्जेक्ट के लिए रेफर जरूर करें। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मैक्सिमम अगर आप फुल ऑन स्कोर करने वाले बच्चे हैं ना, तो आपको एग्जाम्पलर बुक तो जरूर ही सॉल्व करनी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं, हमने पूरी कंप्लीट कर रखी है। ओके, सो स्टूडेंट क्लास 12th में अगर आपको सब्जेक्ट्स को देखने हैं तो यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अकाउंट्स जो कुछ भी आप पढ़ते हो ना, सब आपको अरेंज मिल जाएगा। तो अगर आपको क्लास 12th मैथ्स पढ़ना है, यहाँ जाके बस वॉच नाउ पे क्लिक कर दो, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज सब कुछ आपके लिए एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड है। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर देना क्लिक, मैं आपको मिल जाऊंगी पढ़ाते हुए। ओके, सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।